अलका सरावगी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे ये आज रोल मिला है तो मैं इस समय को व्यर्थ नहीं करूंगा और मौके को नहीं गवाऊंगा। उनको उनका फॉर्मल परिचय देता हूं। अलका सरावगी यही कोलकाता की जन्म 60। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी किया रघुवीर सहाय पर, संभवतः 96 में पीएचडी किया उन्होंने। उनकी जो पहली कहानी संग्रह थी वो थी आपकी हंसी, और उस समय महाविशेषांक के जो संपादक थे रविंद्र कालिया थे यहाँ पे कोलकाता में। और अलका सरावगी ने अपनी विधा खुद ही ढूंढी है, और वो एक बहुत अच्छी वो चीजों को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है कैमरे की तरह। तो ये जो पहली कहानी थी वो भी एक एक व्यक्ति के को पूरा वॉच करते हुए उन्होंने लिखा था। उसके बाद उनकी दो कहानी संग्रह आई, कहानी की तलाश में 1996 में, और दूसरी कहानी 2000 में। पहले उपन्यास कलिकता वाया बाईपास 98। जहां तक मुझे पता है ये उपन्यास लगभग 9 महीने से एक शिशु गर्भ में होता है। ये उपन्यास अलका जी ने बिल्कुल 9 महीने उसको उसी तरह से सेता है। और उस समय वो किसी से मिलती नहीं थी, लगभग 60-65 साल के लोगों से ही मिलती थी कि उनसे कुछ किस्सा गोई मिले, और कोलकाता के उन चीजों को वो ला पाए सामने जो नहीं आई है आज तक। वही उसी उपन्यास के लिए पहला ब्लॉकबस्टर जिसको बोलते हैं फिल्मी दुनिया में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला, और अनेक पुरस्कार मिले। और इसको इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कई भाषाओं में इसको अनुदित किया गया। इसके बाद 3 साल के अंतराल में ये शेष कादम्बरी 2001 में आई, जिसको कि के बिरला फाउंडेशन के बिहारी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। बांग्ला और अंग्रेजी के अलावा इटालियन में इसे अनुदित किया गया। ये कहानी एडॉप्टेड चाइल्ड बिहेवियर, इनकी मनस्थिति और दो परिवार का इसके बीच में क्या दृष्टिकोण है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं हल्का हल्का टच कर रहा हूं सिर्फ। बाकी के लिए तो खुद रचनाकार यहाँ पे हैं, खुद कथाकार हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई बात नहीं 2004 में आई। यहाँ पे 4 साल का गैप रहा। एक ब्रेक के बाद 2008 में आई। इसका भी इटालियन में ये अनुदित हुई है, जानकी दास तेजपाल मेंशन। ये 2014 में आई। काफी अंतराल यहाँ पे आप देखेंगे 2008 और 2014 के बीच में। तो जानकी दास तेजपाल मेंशन लिखते समय जितना मैं समझ सका हूं, एक लेखक जो है वो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के ब्रिज का काम करता है। तो इस किताब को लिखते समय जो मेट्रो पहले मेट्रो की जो संरचना बन रही थी और उसके कारण जो कलकत्ता में जो पुरानी बिल्डिंग्स हिली, उसको उन्होंने उकेरा है और उसके दर्द को उकेरा है। मिली जुली बहुत सारी चीजों को और उसको एक देश के साथ रिजेंबल करके पूरा उकेरा है। और आपको याद होगा कि अभी हाल में फिर से मेट्रो का पूरा फिर से टनल बना और फिर से वही काम हुआ, फिर से वही चीजें दोहराई गई, सारा दर्द सब कुछ। तो मुझे लगता है कि एक लेखक कैसे वो भविष्य को भी देख सकता था, भूत को भी देखा। उसके बाद आई 2018 में हाल में एक सच्ची झूठी गाथा, जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, आतंकवाद, बहुत सारी चीजों को बिल्कुल मॉडर्न चीजों को लेकर के सामने आई हो। और सातवां उपन्यास अभी जो कि प्रकाशित होने वाला है वाणी से, वो है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। तो हम इन सब पे बात करेंगे। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं, बता दूं कि ये अलका जी वेनिस विश्वविद्यालय में कोर्स का अध्यापन कर चुकी हैं। भारत एवं विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में कलिकता वाया बाईपास को कोर्स की तरह शामिल किया गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, मॉरिशस, अनेक बार पुस्तक मेलों में, साहित्यकार सेमिनार में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और बहुत गर्व की बात है कि इटली की सरकार ने हमारी कोलकाता की लेखिका, ख्यात लेखिका को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली, कैवेलियर का सम्मान दिया। तो इन सब के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारी प्रिय, सर्वप्रिय अलका सरावगी जी को। अलका जी, तो
सर्वप्रथम अलका जी मैं जानना चाहूंगा कि साहित्य साधना कब और कैसे आरंभ हुई और कहां से इसकी प्रेरणा हुई। हम लोग नॉर्मल बात करेंगे अलका जी, और मैं भी चाहूंगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल खुल के बात करें और कोलकाता वालों के लिए बात करें खासकर, बाकी देश सुन रहा है। तो पहला यही है सीधा सीधा, और कि आपकी साहित्य साधना कब और कैसे आरंभ हुई और इसकी प्रेरणा कहां से मिली आपको। देखिए, मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था और पढ़ने में मैं अच्छी थी, यानी अपनी स्कूल में जो बच्चे पहले के ज़माने में जो फर्स्ट आते थे उन बच्चों में थी। लेकिन हमारे समाज में लड़कियों की जो प्रोग्रामिंग होती है एक तरह की, वो कुछ नहीं बनने की होती, यानी कि आपको किसी खास एक किसी करियर के लिए आपको तैयार नहीं किया जाता है। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं अशोक सिकसरिया से मिली, तब मैं 24.5 साल की थी। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे 2 बच्चे थे, और उस समय मैं अशोक जी से मिली और अशोक जी की प्रेरणा से कई मैंने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जैसे लिखने शुरू किए। यानी कि एक परिवर्तन बोलकर एक पत्रिका यहाँ से निकलती थी, उसमें एक सबसे पहला अशोक जी से जो बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि इसको लिख दीजिए, और मुझे अच्छा लगता था कि इसमें लिखने जैसा ऐसा क्या है। तो इसलिए मतलब ये कुछ ऐसे, फिर नवभारत टाइम्स में 8वां कॉलम एक निकलता था, मैं वो लिखती रही उसमें। और फिर ये पहली कहानी जिसका आपने भी जिक्र किया, लिखी गई आपकी हंसी, एक छोटी सी यात्रा के दौरान जी। पास के शहर में एक चरित्र को लेकर जो कुछ अजीब था और हमेशा हंसता रहता था, और वो एक तरह का मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर था जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, और उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई और संयोग से इसको रविंद्र कालिया जी ने महाविशेषांक में छापा और उस पर बहुत चर्चा हुई। तो आप सच पूछिए तो उस कहानी के छपने और उसकी चर्चा होने से जो एक उत्साह मुझे मिला, उसके कारण और आगे कहानियां होती गई। जी जी। इस श्रृंखला को मैं आगे करूंगा। एक चूंकि आपने अशोक सिकसरिया जी का नाम लिया है तो सबसे पहले मैं यहीं पे जोड़ूंगा इस बात को कि उन्होंने जब जानकी दास तेजपाल मेंशन पढ़ा के ऊपर उनकी जो वैसे टिप्पणी बहुत कम देते हैं जितना मुझे मैं समझ सका हूँ, वो बिल्कुल अलग तरह के चिंतक थे, विचारक थे। तो उन्होंने कहा है बड़ी अच्छी बात कि आदि मध्य और अंत के अलावा एक और रास्ता है जो वृत्ताकार है, वृत्त के भीतर वृत्त है। और यह एक जो उपन्यास है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत संग्रहणीय उपन्यास है। और जानकी दास तेजपाल मिशन के ऊपर ही नामवर सिंह जी ने कहा, जो अपने मतलब हमारे सबसे बड़े आलोचकों में से हैं, कि अलका जी 21वीं सदी की लेखिका हैं और जिनकी लेखनी का शिल्प आकृष्ट इस तरह से करता है कि अतीत और वर्तमान की आवाजाही होती रहती है और लेखक और मुख्य पात्र के बीच एक संवाद चलता रहता है। ये इन उन दो शख्सियत का जिक्र करना जरूरी था आगे की श्रृंखला को जोड़ते हुए। तो आगे बढ़ते हैं कि ये बताइए कि जब आप कोई सृजन करती हैं, कोई उपन्यास लिखती हैं, तो उसके समय, उसके पहले, उसके बाद आपकी मनस्थिति किस तरह की होती है? क्या आप वही अलका सरोगी होती हैं या कुछ और होती हैं? दर्शक जानना चाहेगा। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा कई बार अपने मित्रों को कहती हूँ कि ये घर हमेशा मेरे सिर पर लदा रहता है। तो यानी कि अब देखिए, इसमें खाली जिम्मेदारियों वाली बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य जीवन में जो बहुत सारे रस होते हैं, बदरस का आनंद होता है, साथ रहने का आनंद होता है, तो ये घर हमेशा छोड़ना मेरे लिए हमेशा हर बार उतना ही मुश्किल होता है जब भी कोई रचना में शुरू करती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद एक बार जब यदि वो मुकाम आ जाए जब रचना मुझे पकड़ लेती है, तब उसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब मुझे बिल्कुल दुनिया से मैं कट जाती हूँ और मुझे न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है। घर वालों को जरूर परेशानियां होती होंगी उससे, लेकिन फिर उसके बाद वो रास्ता काफी मने सहज हो जाता है। और लिखने के बाद तो शायद फिर वही एक तरह की बहुत एक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक हम वापस आजाद होते हैं अपनी उस दुनिया में लौट जाने के लिए जो एक साधारण दुनिया है उसमें। तो ये इस तरह की प्रक्रिया एक माने हर रचना के साथ आगे पीछे बीच में चलती रहती है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा, ये
भी और बाकी भी पाठकगण का ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि आपने कोलकाता को मतलब एक ध्रुव, एक केंद्र की तरह माना हुआ है। मतलब जो हमें दिखता है वो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर उपन्यास में कोलकाता की एक पृष्ठभूमि रही है। इवन जो एक सच्ची झूठी गाथा में भी वो एरोप्लेन फ्लाइट से जाती है दार्जिलिंग की तरफ, बागडोगरा, लेकिन कोलकाता पृष्ठभूमि में रही है। तो कोलकाता के बारे में या लेखन में कहाँ कहाँ कैसे आपने इन चीजों को पकड़ा है, थोड़ा सा इसका विस्तार सुनना चाहूंगा मैं। देखिए, कोलकाता जैसा आपने कई किताबें पढ़ ली होंगी तो आपको पता है कि कोलकाता लगभग एक पात्र के रूप में मेरे उपन्यासों में मौजूद रहता है। और शायद मैं जो कथाएं कहना चाहती हूँ, यानी कि वो एक देश काल से जुड़ी हुई कथाएं हैं, उनकी एक पृष्ठभूमि बहुत व्यापक होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे अधिक जो मेरा जो स्थानीयता जो मेरे उपन्यासों में है, जो उसमें एक ऑथेंटिसिटी आप जिसको कहें, तो वो जो आती है, जो मेरा अपने अनुभव का दायरा है, वो इस शहर का दायरा है। और सबसे पहले ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं कलिकथा वाया बाईपास लिखी, तब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जिन पात्रों को लेकर चली हूँ उनके लिए ये शहर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुकाम है तो कई पीढ़ियों से चलती हुई एक यात्रा की परिणति भी है वो शहर, और वो एक भविष्य भी है ये शहर। और इस तरह आप देखिए कि शहर अपने आप एक पात्र के रूप में लगातार उसमें कलिकथा वाया बाईपास में बनता चला गया। यानी कि शहर का इतिहास आदमी के इतिहास से इस कदर जुड़ा हुआ था कि उसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि कलकत्ता एक लगातार और खासकर कई उपन्यासों में जो प्रवासी होने का अनुभव है, यानी कि जो विस्थापन का अनुभव है, तो उसमें भी कलकत्ता एक बहुत प्रमुखता से उसमें आता है सभी उपन्यास में। बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा अलग सा अनुभव था अलका जी कि जब मैं कलिकता पढ़ रहा था, उसके ठीक पहले मैंने जो है शंकर की सबसे फेमस उपन्यास चौरंगी पढ़ा जी, और उसके साथ साथ बिल्कुल नया उपन्यास मृत्युंजय जी हैं हमारे संरक्षक, तो गंगारत्न विदेशी। तो संजोग से मैंने देखा कि कलकत्ता के तीनों उपन्यास ने कलकत्ता को टच किया है जी। आपका फलक अलग विस्तृत है और बाकी दोनों का, चौरंगी तो चौरंगी के इर्द गिर्द ज्यादा घूम टहलती है, आपका फलक अलग है। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि मैं यहाँ 15 साल बिताया हूँ और एक 3 किताब से मेरा कलकत्ता का परिचय हो रहा है, तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ आपकी ही 2 बातों को लेकर के जी। जब कलिकथा आई, बहुत परिचित, मतलब इतनी चर्चा में आई और हंस में इसके ऊपर छपा और राजेंद्र जी ने आपको फोन किया, अगर मैं सही हूं तो जी फोन किया और फोन करके पूछा कि इसमें अलका कहाँ है, अलका सरावगी को मैंने देखा। फोन करके नहीं पूछा, उन्होंने हंस के संपादकीय में लिखा। जी 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 जी, जी। मैं जरा इसको पूरा कर देता हूँ फिर मैं आपसे सुनूंगा। तो उसमें मुझे जितनी समझ मेरी है उसमें समझ पाया मैं कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि इस पूरे उपन्यास में अलका सरावगी नहीं दिखी, और एक जगह आप खुद आपने कहा एक जगह कि सारा आकाश आपके पाठ्यक्रम में था राजनीति का, और वहां पे एक विद्रोह, एक ऊर्जा एक स्त्री को मिलती है उसको पढ़ते समय, आपको भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी वहां से मिली थी। तो इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य में एक स्त्री लेखिका होने का मायने क्या है, कितना संघर्ष है जी, ये आपका रहा है, कितना संघर्ष? जी देखिए, ऐसा है कि एक तो कलकत्ते में रहते हुए बहुत सारी चीजों से मैं दूर हूँ, मतलब कि जो एक सत्ता या जो साहित्यिक सत्ता की दुनिया है, तो उस सब से मैं दूर रही। और हुआ ये कि राजेंद्र जी ने मेरी एक कहानी लौटा दी थी, आपकी हंसी पहले उनको ही भेजी गई थी छापने, लौटा दी थी। और मैं तो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही थी कि सारा आकाश में जो एक प्रभा जो चरित्र था, जो एक माने स्त्री विद्रोह या स्त्री विमर्श जिसको आप कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं +2 में हमारे कोर्स में था, उसको पढ़ते हुए हम अपने विद्रोह को उस विद्रोह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए उस उपन्यास ने हम सबको बहुत अधिक दिया कि अपनी जीवन स्थितियों को, एक स्त्री होने की स्थिति को देखते। और राजेंद्र जी ने मुझे फोन करके कहा कलिकथा के लिए, कह रहे भाई तुमने तो कमाल कर दी,
जो कि मतलब मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक तरह का पुरस्कार था कि राजेंद्र यादव के बारे में। जी जी जी। और उसके बाद फिर राजेंद्र जी ने जो आपत्ति की कि इसमें अलका कहाँ है, तो उन्होंने इसको एक डीफेमिनाइजेशन का उदाहरण बताया कि क्योंकि इसमें एक मुख्य पात्र किशोर बाबू एक पुरुष है, तो इसलिए मतलब उन्होंने, तो मुझे ये लगा कि मतलब कि स्त्री विमर्श के नाम पर हम स्त्रियों को एक खास तरह का एक कैटेगरी में, एक घेटों में हम उनको बांधने के लिए कहीं ना कहीं हम उनको प्रेरित कर रहे हैं या उनके लिए हम एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जैसे मुझे कभी अपने को, मैंने जब लिखना शुरू किया, मैंने कभी अपने को एक स्त्री लेखक के रूप में नहीं देखा था, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं वीएस नैपॉल की तरह नहीं लिख सकती हूँ। यानी कि जो विराट मुद्दे होते हैं समाज के, इतिहास के, देश के, काल के, यानी कि जो एक दुनिया को बदलते हैं, तो उनको समझने के प्रति मेरा बहुत एक आकर्षण रहा था। और अशोक सेक्सरिया का जो एक परिकर था उनके मित्रों का और उनके समाजवादी साथियों का, और रघुवीर सहाय को पढ़ते हुए जो एक देश के जो विशिष्ट जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की समझ मेरी बनी थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्त्री को वैसा ही सिर्फ लिखना चाहिए कि जिसमें वो स्त्री जैसी ही दिखे या वो एक अपनी स्त्री होने की पीड़ा का ही बखान करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब वहां पर मेरी राजेंद्र जी से मेरी सहमति ऑब्वियसली नहीं थी, पर इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक स्त्री लेखिका होने के कारण कोई संघर्ष एज सच करना पड़ा, क्योंकि कहीं छपने में या कहीं समीक्षाओं के आने में या मान्यता मिलने में मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं लगी। कई बार ये भी कहा जाता है कि पहला रिजेक्शन जो है बहुत जरूरी है, मतलब लोग बोलते हैं, तो मैंने जस्ट आपकी बातों को दोहरा दिया कि रिजेक्शन भी पॉजिटिविटी से लिया जाए तो बेहतर है, अच्छा है। नहीं, राजेंद्र यादव हमारे लिए तो मेरे ख्याल से जो एक अपनी अस्मिता का ज्ञान, जो एक जिसको हम सचमुच में, जिसको हम स्त्री विमर्श का एक विद्रोह या अस्मिता का ज्ञान कह सकते हैं, वो तो मेरा सारा आकाश के साथ ही शुरू हुआ था, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैंने उसको रखने की कोशिश की कि कहीं मिस ना हो जाए वो बहुत बहुत सही। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था कलिकथा, तो मुझे किशोर बाबू की जो माँ है जी, वहां पे जो आपने स्त्री की शक्ति, पेशेंस और मतलब दृढ़ निश्चय कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, और सारे ऑप्शन अच्छे हैं, तब भी दोनों बेटों को उन्होंने उसी तरह की शिक्षा दी। तो वो मुझे लगता है कि आप, मतलब मैं तो नहीं, मैं बाकी लोगों को तो मैंने देखा है कि मीडिया में आपसे काफी ये क्वेश्चन पूछते हुए, बट मैं वहां पे जाकर के मेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये बात उठाई, क्योंकि देखिए स्त्री विमर्श तो सब जगह है, मतलब कि किशोर बाबू की माँ, किशोर बाबू की पत्नी जो बिल्कुल नहीं बोलती हैं, और किशोर बाबू की भाभी, ये जो तीन पात्र हैं, पर उसमें अगर आप स्त्री विमर्श का जो एक खांचा आपने बना लिया और उसमें अगर आप फिट करना चाहें उसमें, तब दिक्कत उसमें आती है। जैसे नामवर जी को ही मैं कोट करना चाहूंगी कि जब मुझे श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला और मैं गई थी पुरस्कार लेने, तो नामवर जी ने ये कहा कि जो किशोर बाबू की पत्नी का मौन है वो हजारों वाक्यों से ज्यादा बोलता है, वो हजारों वाक्यों से ज्यादा बड़ा स्त्री विमर्श कहता है। तो ये जो मतलब बात ना कि जो बहुत मतलब जो बहुत एकदम साफ साफ मैनिफेस्टो की तरह नहीं बोला गया है, लेकिन उसमें एक स्त्री का जो संघर्ष है वो तो उसमें अनुस्यूति है। जी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कलिकथा की तरफ ले जाना चाहूंगा जी। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, फिर मैं आपसे आपकी बात प्रश्न रखूंगा। मैं कलिकथा तक कैसे पहुंचा ये बताना चाहता हूँ आपको भी और लोगों को, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ जी। जब प्रभात रंजन जी का जो पालतू बोहेमियन किताब आई थी, संस्मरणीय किताब मनोहर श्याम जोशी जी के लिए, उनके दोनों के बीच के रिलेशनशिप और कैसे वो गुरु शिष्य रहे हैं, उसमें एक पूरा पेज है आपके ऊपर। वहां पे लिखा हुआ है कि मनोहर श्याम जोशी जी एक मारवाड़ी समाज को लेकर के एक बहुत बड़ा उपन्यास उस तरीके से कि बाद में सीरियल वगैरह बन पाए, और मतलब एक स्पेशल बृहत उपन्यास पे काम कर रहे थे और काफी काम कर चुके थे। और जब उस समय आपका 98 में ये किताब, ये उपन्यास आ गई और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया, ये कह करके कि अगर ये कलिकथा ने मेरा काम कर दिया है,
ये वहां पढ़ने के बाद मैं कलिकता सुना था, बट जो मेरी प्रेरणा मिली कि अभी पढ़ना है मुझे कलिकता को, वो वहां से थी। ये मैं बताना चाह रहा था आपको भी और दर्शक को भी जी। तो यहाँ से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कलिकता के पहले और कलिकता के बाद अलका सरावगी में कितना अंतर आया? क्योंकि आप समझती हैं कि सक्सेस एक मतलब उपन्यास ही ऐसी थी। मैं पढ़ चुका हूं, मैंने समीक्षा लिखी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय मतलब क्या होता है, एक स्टार को कैसा महसूस होता है, शायद मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए तो वैसा ही फीलिंग होगी। बट मैं आपसे सब पूछना चाहता हूं कि कलिकता के पहले और बाद के अलका सरावगी में कितना अंतर है? देखिए, आपको इसमें ये बात बताना बहुत जरूरी है कि मेरे जो गुरु थे अशोक सेक्सलिया, उनको जब पुरस्कार का पता चला तो उनको बहुत धक्का लगा और उनको बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि अगर पहली रचना पर ऐसा पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार अगर लेखक को मिल जाए तो ये तो लेखक की हत्या करना है। अब अशोक जी जैसे थे, माने कि एकदम एक फकीर नुमा सरल आदमी, जिनको देख करके शायद आप तो उनसे नहीं मिले होंगे, तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि अशोक जी जैसा एक ऋषि ये बात जब कहता है कि ये पुरस्कार नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए लेखक के लिए खुश होना तो बिल्कुल आप समझिए, क्योंकि मैं उनकी बात का बहुत सम्मान करती थी, तो मेरे लिए उस उपन्यास पर मिले हुए पुरस्कार पर खुश होना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैंने अशोक जी की बात का एक प्रतिकार भी किया और मैंने उनको ये कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक पुरस्कार मुझे बदल सकता है? मैंने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि, क्योंकि देखिए अशोक जी को हमेशा एक डर लगता था कि सफलता मुझे बदल देगी, तो इसलिए मैंने बल्कि उनसे इस बात पर काफी बहस की कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि पुरस्कार तो एक किताब को मिलता है और लेखक की यात्रा तो आगे चलती है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक पुरस्कार मुझे बदल सकता है? और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं सही निकली और पुरस्कार ने कोई अंतर नहीं, मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं पैदा किया, सिवाय इसके कि लोगों ने हमेशा कलिकता से मेरी दूसरी रचनाओं की तुलना करते रहे लोग। नहीं, सही बोल रही। इनफैक्ट आप जो नहीं बोल पा रही, मैं ऐड कर रहा हूँ कि आप फिर इतनी डर गई थी कि जब पुरस्कार लेके आई तो आप अपने पति को ले गई साथ में उनके घर। जी, उनको ये बताने में मुझे डर लग रहा था कि मुझे चलिए रसगुल्ला लेके चलिए ताकि आप साथ में रहें। और मुझे उनको बताने में मुझे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनको जाके बताने में कि मुझे पुरस्कार मिला है। और जब श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला और मैं दिल्ली गई तो उन्होंने कहा कि आप ये टिंसल दुनिया जाइए, देख आइए। मतलब उनको ये हमेशा डर था। दूसरी जो चीजें हैं वो मतलब मेरे अंदर के लेखक को वो कहीं ना कहीं माने पीछे बैठा देंगी, ये इस बात का उनको बहुत हमेशा डर रहा। तो वो टिंसल दुनिया कैसी थी मैम, ये इस पे आप टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मुझे तो ये लगा कि जब मैं श्रीकांत वर्मा पुरस्कार लेने गई तो विष्णु खरे बोल रहे थे कलिकथा वाया बाईपास पर, नामवर जी बोल रहे थे और दूसरे लोग बोल रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब कि शायद जिस कृति को पुरस्कार देते होंगे तो उसकी प्रशंसा ही करते होंगे, क्योंकि जब आपने पुरस्कार देने के लिए लेखक को बुलाया है तो आप उसकी इतनी व्याख्या और इतना उसका प्रशंसा कर रहे हो, तो ये शायद ऐसा ही जायज ही होता होगा। क्योंकि देखिए अशोक जी के साथ एक हमेशा ये था कि अशोक जी ने कभी कलिकथा की प्रशंसा नहीं, जबकि अशोक जी मेरे लिखते लिखते ही उसको पढ़ते थे, लेकिन अशोक जी को हमेशा ये लगता था कि इससे बेहतर शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। तो और किसी ने अगर उनको पूछा भी कि कलिकथा के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ में नहीं। तो ये देखिए कि मतलब ये अच्छा था कि मतलब कि इन सारी बातों का मुझ पर ये असर हुआ। लेकिन ये जो एक दुनिया है जो सोचती है कि पुरस्कार मिलने से सफलता आपको बदल देगी, लेकिन ऐसे लोग अगर आपके आसपास हों तो ये अच्छा होता है कि आप धरती पर ही चलते रहिए, अगली किताब लिखने के लायक बने रहिए। तो आप में और मुझ में एक समानता है मैम कि मेरी रचनाएं सबसे पहले मेरी पत्नी पढ़ती हैं जी, और आप जहां तक मुझे याद है कि कलिकथा भी आपके देवर और देवरानी घर के लोगों ने पहले पढ़ा है इसको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर घर के लोग पढ़ करके एक नॉर्मल पाठक, एक साधारण सामान्य पाठक जिसका की लेना देना नहीं है साहित्य, गूढ़ साहित्य से जी, अगर उसके फीडबैक उतने ही मायने रखते हैं जितने एक गठे हुए पुराने मंजे हुए साहित्यकार में मुझे लगता है।
कि दोनों, ठीक है वैल्यू में थोड़ा प्लस माइनस होता था, बट तवज्जो दोनों को देना चाहिए जो आपने दिया, मुझे लगता है। नहीं, क्योंकि देखिए अगर किसी कृति में अगर ये क्षमता है कि वो आप एक साधारण व्यक्ति के मर्म तक जा सकती है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम जो जितनी आलोचना की जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह वगैरह जो हम आरोपित करते हैं रचनाओं पर, या शिल्प की बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, पर एक साधारण लेखक तो आपको सबसे सही और सच्ची प्रतिक्रिया देता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं मैम। मेट्रो, जो हमने पहले भी बात किया कि मेट्रो और अमेरिका से लौटना, नक्सलवाद के साथ साथ आपने जो है वियतनाम और यादवपुर यूनिवर्सिटी, क्या क्या नहीं जोड़ दिया आपने एक उपन्यास में, जानकी दास तेजपाल मेंशन में। और जैसे मकान हिल रहा है, देश हिल रहा है, सिस्टम हिल रहा है, आपने सब चीज को पिरो दिया इसके अंदर। तो बाजारवाद का आंदोलन पे असर, बहुत कुछ आपने जो है हल्के हल्के करके सब चीजों को कहा। इतनी गहनता कैसे मिली आपको? कहां से ये पात्र मिलते कैसे हैं आपको? पात्र तो सब हमारे आसपास के साधारण जीवन के बहुत साधारण पात्र ही हैं, और सबका एक जीवन होता है। और सच पूछिए तो जो आकर्षण का कारण था उस पात्र के प्रति, वो यही था कि मैंने कि एक आदमी अमेरिका से पढ़ के आकर और एक ऐसे हिलते हुए मकान में जीवन जी रहा है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके पीछे उसके कौन से कमिटमेंट्स हैं, उसकी कौन सी मानसिकता है, और ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी व्यवस्था है जो उसको ऐसा करने से रोकने में अपना पूरा दम लगाए हुए है। तो ये सारा का सारा ये जो एक जो उभरता है ना एक पूरा परिदृश्य, तो आपने जो कहा ना कि आपने सबको पिरो दिया, ये दरअसल पिरोया नहीं जाता है, क्योंकि वो उसमें पिरोया हुआ है। और आप देखते हैं कि एक खास समय में कैसे वो चीजें ऐसे अनफोल्ड होती हैं कि जब वियतनाम का आंदोलन चल रहा था वो उस समय अमेरिका जाता है, और वहाँ यहाँ नक्सलवाद शुरू हो गया है, कहीं उसकी इसमें भी भागीदारी थी और वो वहां भी जाता है, और लेकिन वो किसी का हिस्सा नहीं बनता है, और वो आता है और उसके बाद में वो उस मकान को बचाने के लिए अपनी जान लगाए रखता है, और उसके बाद में कैसे वो व्यवस्था उसको कोऑप्ट कर लेती है। तो ये देखिए, ये मतलब एक तरह का ये जो पात्र है, तो वो अपने आप में हमारे पूरे समय को अपने आप में समेटे हुए है। तो ये पात्र तो यही से ही मिलते हैं। मैं आपको बार बार हल्का हल्का अशोक जी की याद दिलाता रहूंगा मैं पूरे कन्वर्सेशन। उन्होंने किसी के कन्वर्सेशन से सुन करके एक बातें कही थी कि इट्स सी सीरियस अबाउट इट लिटरेचर, कि जिनसे बातचीत कर रहे थे उनका स्टेटमेंट था आपको लेकर के। तो उसको आपने गांठ बांध लिया कि इज शी सीरियस अबाउट लिटरेचर। नहीं, मुझे देखिए बात ये होती है ना कि आप एक स्त्री हैं, आप लिखना आपने शुरू किया है, और लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि आप एक खास तबके से आते हैं। आप जानते हैं मारवाड़ियों के बारे में ऐसे ही बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, कलकत्ते में भी हैं, सब जगह ही हैं। तो मतलब कि ये माने आपको ये हमेशा लगता है कि आपको कोई ना कोई आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो ये लगता है कि शायद आप उतने सीरियस नहीं हैं जितने आप दिखाई दे रहे हैं या बनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मतलब मुझे हमेशा इन बातों से एक देखिए हर्ट तो डेफिनेटली फील हुआ। और मतलब अशोक जी भी मेरे सबसे बड़े क्रिटिक थे उस अर्थ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अशोक जी मुझे कहते थे कि आपका तो इधर में लिखना पढ़ना एकदम छूट गया है, और मुझे बड़ा धक्का सा महसूस होता था। क्योंकि देखिए ये जो साधारण जीवन हमारे आसपास चलता रहता है ना, इसको हम कहते हैं एक मंडेन जीवन, तो उसमें बड़ी ताकत होती है और उसमें बहुत रस है आपको पकड़ने का, और आप सचमुच मतलब कुछ चीजों से आप दूर हो जाते हैं। तो मतलब अशोक जी हमेशा मुझे ये याद दिलाते रहे, और शायद उनके मन में भय भी था कि मेरा लिखना छूट जाएगा या मैं किसी और चीज में लग जाऊंगी। एक बार इनफैक्ट मैंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए एनसाइक्लोपीडिया में काम शुरू कर दिया था, तो अशोक जी ने मुझे मना किया था। वैसे वो किसी भी काम के लिए सीधा ना तो नहीं बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि ये लेखक के लायक काम नहीं है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं है, मैं ये भी कर सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ, लेकिन बाद में मैंने खुद वो काम छोड़ दिया। तो इसलिए देखिए कि मतलब कि बहुत सारी बातें होती है ना जिसमें आप हमेशा एक जज किए जाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं अपने से भी पूछना पड़ता है कि ये जजमेंट सामने वाले का क्या सचमुच ही सही है, या कि क्या मैंने अशोक जी की जो कसौटियां थी उस पर कहीं मैं खरी उतरती हूँ या नहीं। जी जी।
मैं जब आपको पढ़ना शुरू किया, आप चूंकि मुझे आपका साक्षात्कार लेना था, तो फिर मैं अशोक जी तक गया पूरी तरह से, और वहां जाके मैंने देखा कि अशोक जी बिल्कुल संत आदमी थे, उनको किसी चीज का दुख नहीं था। अशोक जी बिल्कुल, मुझे कृष्णाथ की याद आती थी, आ रही थी जब भी मैं अशोक जी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे कृष्णाथ जैसे व्यक्तित्व की छवि सामने दिख रही थी। अच्छा। तो मैं आपसे यहाँ पे ये थोड़ा सा तल्खी वाला प्रश्न है, मैं पूछूंगा कि जिस साहित्य अकादमी ने आपको अवार्ड दिया इतनी जल्दी जी, उसको पूरे विश्व में अलग अलग भाषाओं में ले गए सब लोग, महाश्वेता जी भी थी उनमें, लेकिन साहित्य अकादमी को दोबारा इसको कलकत्ता के लिए बांग्ला में प्रकाशित होने में 10 साल क्यों लग गए? जी, ये मैं एक नॉर्मल पाठक की तरह बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया चाहिए इसमें। देखिए, अब लोग क्या करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं उन सब पे ध्यान दूं तो मैं आगे किताबें नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। जो करता है वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करती हूँ। तो है आपके रूम में दिख रहा है, जिस तरह से आपने जवाब दिया कि छोड़ देती हूँ, वो अशोक जी के सानिध्य का एक इंडक्शन इफेक्ट दिख रहा है मुझे। देखिए, अशोक जी जैसा तो मैं कभी सपने में भी बनने की सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि वो क्या कहा आपने कि वो दुखी उनको किसी चीज का दुख नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि अशोक जी जैसा आदमी तो हमेशा दुखी रहता था। वो दुख का ही संधान करते रहते थे और सबके दुखों से दुखी ही रहते थे। तो इसलिए मतलब अशोक जी जैसा तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अशोक जी ने कोई कसौटी दी ना, तो मुझे लगता है कि वो कसौटी मेरे लिए आज भी मौजूद है, कि मतलब कि मुझे कोई ये नहीं कह सकता है कि उनके जाने के बाद मैंने कोई रास्ता दूसरा अपना लिया, मैंने अपना रास्ता बदल दिया। और मैं अशोक जी से कहती हूँ कि देखिए, मैंने और एक उपन्यास लिख लिया। चलिए मैम, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके सिवाय मैम और कोई ऐसा लेखन हो जिससे थोड़ा सा इसी तरह की फीलिंग आई हो? देखिए, मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मेरे रोल मॉडल में कौन उपन्यासकार हैं या कौन लेखक है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, अशोक जी की संगत के कारण मैंने रशियन लिटरेचर बहुत पढ़ा, फिर आपके अमेरिकन जो सिंगर थे जूइश लिटरेचर बहुत पढ़ा, और हिंदी में तो समझ लीजिए प्रेमचंद से लेकर के सभी को पढ़ा, एमए पीएचडी की सभी को पढ़ा, और अभी भी पढ़ती जाती हूँ। अभी भी बहुत सारे उपन्यास जो पढ़ती हूँ, और लेकिन मतलब मुझे लगता है कि किसी भी लेखक के लिए कोई भी लेखक एक रोल मॉडल की तरह से नहीं होता है, क्योंकि आप खुद अपना जो आपने लिख लिया, आप उसमें भी वापस नहीं जाना चाहते हैं। आप सच मानेंगे, मैंने अपना पिछला लिखा हुआ कोई उपन्यास कभी वापस नहीं पढ़ा। छपने के बाद भी वो मेरा उपन्यास नहीं है, वो मैं कभी उस उपन्यास में वापस पढ़ने के लिए नहीं गई। यदि कहीं रीडिंग करनी पड़ी तो पढ़ा, समझ लीजिए, लेकिन अपने आप मैंने कभी कोई उपन्यास अपना नहीं पढ़ा। तो मुझे लगता है कि मतलब कि उस तरह के रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, लेकिन एक लेखक के पास जो भाषा होती है, जो एक उसके सत्य को या जीवन को चुनने के, अपने समय को देखने के जो उसके संस्कार होते हैं, उसके इतने सारे मल्टीफेरियल सोर्सेज होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे कॉलेज के शिक्षक, अशोक जी जैसे शिक्षक, हम किताबें पढ़ते हैं, मतलब इतने सारे सब कुछ होते हैं कि उसके अंदर से जो वो निकलता है जब आप जो लिखते हैं, तो वो इतना मतलब वो कहाँ से आता है, ये बहुत बार आपको खुद को भी पता नहीं होता है। आप खुद एक लेखक हैं और आपने एक बड़ी सुंदर काव्यात्मक समीक्षा लिखी है कवि कथा की, तो आप मेरे ख्याल से इस बात को आप फील कर सकते हैं। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ मैम आपसे। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं मैम, बाकी प्रश्न भी करता रहूंगा, मैं सिर्फ अवगत करा दूं आपको। ममता कालिया जी लगातार जुड़ी हुई हैं, प्रकाश गुप्त हैं, वो जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग, नीलांबर का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं मैम कि जैसे हर साधना में थोड़ी तलखी आती है, कहीं न कहीं हल्की सी आती है, तो इस साहित्य साधना में क्या कभी भी आपका जी उबा? क्योंकि आपने एक बार कहा था, मैंने बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कहना, वो कि आपने कहा था कि लेखक होना
आपको एक अलग वर्ग में ले जाता है, आप एक अलग दुनिया के बासी हो आते हैं, आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप लेखक हैं, भगवान ने आपको ये अता की है, ये लेखनी अता की है, ये शुद्धता है आपके अंदर कायदे से। ये वर्ड्स आपने एक इंटरव्यू में कहा था लेखन और लेखक के ऊपर। तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं इतना जानते हुए भी, कि इतनी लंबी साहित्य साधना में कहीं पे जी उबा। और ये पर्सनल प्रश्न है मैम, कि सिर्फ दो पल बताइए, एक जब सबसे ज्यादा खुशी मिली साहित्य में, और दूसरा जब सबसे ज्यादा ऊब मिला साहित्य में। अच्छा, नहीं अच्छी बात, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको सच कहूँ तो मैंने कभी ये बात कही नहीं है आज तक, लेकिन मैं बचपन से बहुत एक ऊबी हुई इंसान थी, क्योंकि मेरा मन कभी किसी चीज में लगता नहीं था। न तो मेरा मन खाना बनाने में लगा, यानी जो आमतौर पर जो लड़कियों को सीखना चाहिए, हमारी माँ कहती भी थी कि सीखो। तो न मेरा मन कपड़े सजने धजने में लगा, न मेरा मन खरीदारी में लगा, न मेरा मन लोगों से मिलने जुलने में लगा। तो मैं एक बहुत ही उबी हुई इंसान थी, बचपन से ही मैं वैसी ही थी। तो मतलब सच पूछिए तो जब से मैं पढ़ने लिखने की दुनिया में आई, यानी कि जब मैं अशोक जी से जब मैं पहली बार मिली, और जब पहली बार मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय गई एमए करने के लिए, तो मुझे लगा कि दरअसल मेरी दुनिया तो यही है। मतलब इस दुनिया से कट कर तो मेरी कोई दुनिया ही नहीं थी। तो इसलिए मैं जब पहली बार विश्वविद्यालय में गई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हवा में चल रही हूँ, मैंने उड़ रही हूँ। तो इसलिए आप सोचिए कि मतलब कि जैसे जो बीच का जो अंतराल रहा, यानी कि 20 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और उसके बाद में करीब 24.5 साल की थी जब अशोक जी से मैं मिली। तो ये बीच के जो 4.5 साल थे, तो मुझे लगा कि मतलब कि जैसे मेरे जीवन का अर्थ जो था वो बिल्कुल इस लिखने पढ़ने से ही जुड़ा हुआ था। तो इससे इस दुनिया से तो उबने का सवाल ही नहीं उठा सच। क्योंकि बाकी चीजों से मुझे काफी ऊब होती थी, पर मतलब आप ये देखिए कि जो मैंने एक सामाजिकता होती है लोगों से मिलने जुलने की, यानी कि परिवार में, तो मैं इस मामले में बड़ी भाग्यशाली रही कि मेरी 2 देवरानियां हैं, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ। मेरे बच्चों को भी काफी संभाल लिया, और मुझे काफी मतलब ये मैं अपने जीवन को पढ़ाई लिखाई में लगा सकी। तो फिर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा नहीं। इस बात का तो मुझे अफसोस रहता है कि मुझे लगता है कि मैं जितना समय मतलब मैं शायद मेरा 25% समय ही पढ़ने लिखने में गया होगा। तो मुझे लगता है कि मैं और भी पढ़ सकती थी। बाकी लोगों को मैं देखती हूँ तो वो तो बहुत ज्यादा मुझसे पढ़े हुए हैं। मैंने अशोक जी की अगर मैं बात कहूँ तो उनके जितना तो मैं कभी पढ़ ही नहीं सकती। आप जब ऐसे बोल रही हैं मैम, तो हम लोग क्या बोलेंगे। मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ कि जैसे आप 24 पे आप साहित्य फॉर्मली साहित्य में आई, मैं 42 पे आया मैम, जस्ट उल्टा अच्छा। उसका। तो मैं आपके बच्चे की तरह हूँ और आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ। थोड़ी मोड़ी गलती हो तो माफ कीजिएगा। तो अरे नहीं नहीं, सवाल ही क्या होता है। आगे आगे चलते आपकी हैं मैम। आपकी काव्यात्मक समीक्षा की 4 पंक्तियां पढ़ूं मैं? जी जी, अरे मैं हाँ, इससे ज्यादा देखिए, और क्या गिफ्ट हाँ, करूँ मेरे लिए। यतीश जी ने कलिकथा वाया बाईपास की कम से कम 100 समीक्षाएं होंगी, और हर समीक्षा एक पाठ होती है। एक माने अगर आप कोई भी समीक्षा लिखते हैं तो वो रचना का एक अलग पाठ आप करते हैं, पर एक समानांतर एक अलग दुनिया कोई समीक्षक रच दे, ये शायद एक अनूठी बात है। तो इनकी 4 पंक्तियां मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ जो कलिकथा वाया बाईपास पे उन्होंने लिखी है। चोट जितनी पुरानी हो उतनी ही टसकती है, चोट जितनी पुरानी हो उतनी ही टसकती है। तिक्तता से शहद बनाने के सपनों में डूबा, तिक्तता से शहद बनाने के सपनों में डूबा, वह देर तक जागा हुआ एक परेशान आदमी है, वह देर तक जागा हुआ एक परेशान आदमी है। तो चलिए अब बताइए आगे क्या बात है। अब आपने मुझे कुछ बोलने लायक रखा नहीं। एक्चुअली ये उपन्यास मैम लिखते, आप जानते हैं, आप कथाकार हैं। जब भी मैं हम लिखते हैं तो किताब लिखवाती है मैम, कोई कोई मतलब मैं तो नहीं लिखता हूँ, ये आपकी किताब में लिखवाई, किताब में पढ़ता हूँ वही लिखवाती है। आगे बढ़ते हैं। आपका आपके ये स्टेटमेंट से हम आगे बढ़ रहे हैं कि उपन्यास का आर्किटेक्चर बदलते समय का हस्ताक्षर लिए होता है। ये आपका एक इंटरव्यू का स्टेटमेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि उपन्यास का आर्किटेक्चर
बदलते समय के का हस्ताक्षर लिए होता है। अब मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर आधुनिकता की साहित्यिक रचना में, आज की संरचना में फिक्शन का कहन कितना बदला है? आज के संदर्भ में ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर आधुनिकता की साहित्यिक संरचना में फिक्शन का कथा कहन कितना बदला है? देखिए, मुझे लगता है कि कहन जो है, जो शिल्प है रचना का, वो उत्तर आधुनिकता जैसी या उत्तर कोई और कोई औपनिवेशिक कोई भी जो इज़्म है, उसके हिसाब से नहीं बदलता है। मुझे लगता है कि जो एक समय बदलता है, उसके साथ हम एक कहानी कहने के नए तरीकों को ज़रूर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से मतलब कि वो एक कहानी की भी अपनी माँग होती है। जैसे आप देखिए कि जानकी दास तेजपाल मेंशन लिखने में मुझे 7 साल लगे, तो इसका कारण ये था कि मतलब कि मुझे कोई ऐसा शिल्प नहीं मिल रहा था, जो मेरे लिए बोरिंग ना हो। यानी कि मुझे कुछ एक उसमें मुझे लिखने में आनंद ना आए, क्योंकि अगर लिखने में आनंद नहीं आएगा, तो पढ़ने में भी आनंद पाठक को नहीं आएगा। तो मैंने पहला चैप्टर लिखा और मैं जितनी बार लिखने बैठती, मैं पहला ही चैप्टर पढ़ के फिर वहीं अटक जाती। तो जहाँ मतलब उसमें एक ये हुआ कि ये जो पहला चैप्टर था, ये हमारे मुख्य पात्र जयगोविंद ने कभी किसी समय लिखा था जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, और आज वो उन सारी स्थापनाओं से खुद असहमत होता है। क्योंकि देखिए, बदलते समय के साथ हम कितने बदल जाते हैं कि जिन बातों को हमने सच माना, हम खुद कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, नहीं मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा हुआ था। तो जहाँ मतलब कि अब आप इसको शिल्प कह सकते हैं, आप इसको उत्तर आधुनिकता कह सकते हैं, आपके मन में आए जो आप इसको कहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो हम जब दिखते हैं तो अपने समय को की समय की नब्ज को पकड़ते हुए कुछ जी आपके लिए अपने आप आपके पास आता है, और जी वो आपके लिए दिलचस्प होता है, तभी आप उसको लिख पाते हैं। मुझे लगता है कि वो लिखने का जो दबाव है और जो एक लिखने का की जो एक जो संश्लिष्टता है लेखक के बीच और कागज के बीच में, वो बनना ही वो शिल्प है, और वो हमेशा बहुत आसानी से नहीं बनता है। अंतिम 2-3 प्रश्न बचे हैं मैम, जो मैं पूछूंगा। बिना आलोचक के चीजें खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि शुरू से में कबीर का है निंदक मेरे राखिए, बहुत बेसिक चीज है वो। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा है अब तक? थोड़ा सा उसका विस्तार चाहूंगा। देखिए, लेखक जो होता है ना, खासकर मेरे जैसा लेखक, तो वो एक आलोचना की भी आलोचना अपने खुद भी करता है, या शायद हर लेखक ही करता हो। जी जी जी। और संयोग से मैंने भी तो एमए पीएचडी कर रखी है ना, नेट पेट कर रखा है। हालांकि वो काम नहीं आया कभी, लेकिन मतलब कर तो रखा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आलोचना के साथ बाय एंड लार्ज मेरा अच्छा ही रिश्ता रहा है, क्योंकि जो लोग लिखते हैं वो अपने तरीके से अपना एक पाठ लिखते हैं। पर कई बार मुझे लगता है कि माने कि आलोचना और मतलब गहरी हो, तो लेखक को मतलब कि यानी कि वो भी एक बड़े परिदृश्य को समझते हुए लिखी गई आलोचना हो। माने यानी कि आप जैसा लिख रहे हैं, आप अपने एक समय के एक बड़े परिदृश्य को लेकर, एक बहुत सारे डायमेंशंस को लेकर, बहुत सारी परतों को लेकर आप लिख रहे हैं, तो आलोचना भी उस तरह की आलोचना हो, ऐसी तो ऐसा एक लेखक की उम्मीद ज़रूर होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो उम्मीद बनी रहती है। बहुत अच्छे-अच्छे आलोचक भी मुझे तो मिले हैं और मिलते रहेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से मैम, कि ये एक सामान्य लेखक का प्रश्न है। प्रकाशक, प्रकाशन समूह, कितना रोल है सफलता में? मेरे ख्याल से तो कोई रोल नहीं है। जी मेरे ख्याल से प्रकाशक और प्रकाशन का कोई रोल नहीं, मतलब कम से कम मेरे संदर्भ में। क्योंकि जी देखिए, कलिकथा वाया बाईपास प्रकाशित हुआ आधार प्रकाशन से, जी और वो पंचकूला में थे। अब मेरा जब पहला कहानी संग्रह आया था 2 साल पहले ही, तो उन्होंने छापा था क्योंकि और कोई छापने तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम छाप देते हैं। उन्होंने 1000 गलतियों के साथ में छापा। जी तो जब वो कलकत्ते आए बुक फेयर में, तो मैंने उनको बुलाया अशोक जी के घर पे मिलने के लिए, और मैंने उनको ये कहा कि अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं आपको गोली मार देती। तो अशोक जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आपको किसी को घर बुलाकर
तो उन्होंने कहा कि आपने जैसा लिखा मैंने वैसा छापा। तो मैंने इस बात पे मैं नाराज हुई। तो मैंने कहा मेरी टीचर्स को भी कभी मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिली थी, आपको पता होना चाहिए। खैर वो तो पुरानी बात है। तो मैंने कहा मेरे पास बंदूक होती तो मैं आपको गोली मार देती। तो इस बात पर अशोक जी बहुत नाराज हुए। और फिर जब कि किसी के साथ ऐसे मैंने बात की, तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कि आप अपना उपन्यास मुझे दीजिए, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, तो मैंने तो किसी को भी कलिकथा वाया बाईपास भेजा नहीं, सीधा उनको भेज दिया, क्योंकि मुझे जी लगा मैं भी पश्चाताप करना चाहती थी उनको ऐसा बोलने के लिए। तो इसलिए मैंने उनको भेज दिया, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने इतना अच्छा छापा। और उसके बाद प्रयाग शुक्ल आए कलकत्ते करीब 6 महीने बाद, अशोक जी जी के मित्र थे, तो मित्र हैं। तो अशोक प्रयाग जी ने कहा कि कलिकथा तो कहीं मिल नहीं रहा है आपका उपन्यास अलका जी, लोग एक एक प्रति से 10-10 लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली में मांग के। तो आप सोचिए कि मतलब कि इतना आश्चर्य मुझे हुआ, क्योंकि 6 महीने तक मुझे तो कुछ खबर भी नहीं थी कि कोई पढ़ भी रहा है क्या या कोई लिख भी रहा है क्या, क्योंकि कलकत्ते में रहते हुए उतना हमको पता भी नहीं होता ना बाकी जगह क्या हो रहा है। तो मतलब आप समझिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रकाशक का कोई रोल है सच मेरी लाइफ में। बाद में मैंने तो मेरी सभी रचनाएं राजकमल से छपी, और जी अभी वाणी प्रकाशन से छप रही है ये किताब। जी तो नहीं, मैंने जान के ये प्रश्न पूछा आपसे मैम, क्योंकि मैं जी तो बहुत लेट से आया हूँ हिंदी साहित्य में। जी और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो नए हैं और लिख रहे हैं, उनको एक उस आज का जमाना अलग है, आज बहुत सारे प्रकाशक हैं, एक भय है उनके माइंड में कि हाँ प्रकाशक छापेगा, सही मिलेगा, सही प्रकाशक तवज्जो देगा, टाइम उसका आएगा क्या। तो मैंने कहा ये जान के पूछूं, तो मैं ये आपका उत्तर था मेरे पास, इसलिए मैंने जान के दर्शकों के लिए ये प्रश्न पूछा था। थोड़ा सा एक जो लोग जी। जुड़ जब रहे हैं। जब मेरी पहली जी जी देखिए, मेरी जब पहली किताब जब छपने वाली थी कहानी की तलाश में, जी तो ये मैं भी उसी स्थिति में ही थी। और जो पहला उपन्यास छपा और उसके बाद चूंकि वो चर्चित हुआ और पढ़ा गया, तो इसलिए मतलब उसके बाद तो बड़े प्रकाशक उपलब्ध थे नहीं, तो मेरे लिए भी उपलब्ध नहीं होते, सीधी सी बात है। जी 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 दर्शक गण से मनोज झा का सवाल पढ़ रहा हूं मैं जी कि क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी उपन्यास में बहुत ज्यादा नरेशन दिया जाता है? शिल्प के नाम पर कई बार यह बोरिंग करता है। देखिए, ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि मतलब कि जैसे लिखने का संस्कार बदल रहा है, तो वैसे पढ़ने का संस्कार भी उसके साथ साथ बदलना चाहिए। अगर आप एक बहुत पुरानी तरह से चीजों को पढ़ने के आदी होते हैं तो कई बार परेशानी हो सकती है एक नए शिल्प को पढ़ने में। और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब लेखक जो है वो शायद पाठक से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेता है, और वो बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक हो जाता है, और नरेशन जो है वो पाठक तक पहुंच नहीं पाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर बिल्कुल डेफिनेटली तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं मैम आपसे। इनफैक्ट मैं अगर आप पानी पी ले मैम, थोड़ा सा मुझे लगता है खराश आ रही है। हाँ, पता नहीं क्यों, चलिए कोई हाँ, बात नहीं, चलिए। तब तक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, तब तक आप पानी पी। जी ये जैसे कितने पाकिस्तान है, मैं एक एग्जांपल दूं, या दीवार में खिड़की रहती थी, या कलिकथा, ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर है। और जी मैं पाठक हूं, एक पाठक हूं, जी तो मेरा अपना फ्रेम ऑफ माइंड है पढ़ने का। लेकिन बिल्कुल। पाठक के तौर पे ये दावे से कह सकता हूं कि अगर कृति अच्छी है, अगर दिल से लिखी हुई है, तो वो किसी भी पाठक को हम्म मन मोह लेगी। तो ये शिल्प और ये इन चीजों से हम्म। ज्यादा तवज्जो देना चाहिए कथ्य को, कथा को, मुझे लगता है ऐसा। और हाँ, ये जो बिल्कुल जो घर के लोगों ने पढ़कर जब ये कहा कि जी, मैं ये वापस आप ही की उपन्यास बात कह रहा था एक्चुअली। जी जी, पूरा करिए, आप बोल रही थी कुछ। हाँ, मतलब मेरे देवर ने मुझे उसकी फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने कहा कि क्या कोई किताब पढ़ने चाह रहा था, तो मैंने कहा मैंने एक लिखी है, तुम उसी को पढ़ लो। तो उसने कहा कि पढ़ के कि अगर इस पर आपको पुरस्कार नहीं मिला तो मैं अपनी मूंछ मुंडवा दूंगा। तो मैंने कहा मुंडवा ही डालो, अभी मुंडवा लो, क्योंकि जिसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी हो वो कहकर पुरस्कार की बात कहे तो मतलब। पर मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं ना, वो बात बहुत सच है कि जो कथा में अगर ताकत है, अगर कथा आपको पकड़ लेगी तो शिल्प उससे आपको डिट्रैक्ट नहीं करेगा। अब देखिए, अशोक जी ने मुझे कहा कि उनकी बहन थी, उनसे बड़ी बहन, उनको अशोक जी ने कलिकथा वाया बाईपास पढ़ने के लिए दी।
और जी उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने कहा कि ये क्या उपन्यास है, मैं इसको नहीं पढ़ सकती। तो मतलब कि ऐसा हो सकता है ना कि मतलब कि आप अगर उस तरह से आप एक नएपन के लिए आप खुले हुए नहीं हैं, तो नहीं, कई बार प्री नोशन भी आप काम करता है मैम। आप नहीं पढ़ पाएंगे वो। नहीं, कई बार मैम प्री नोशन भी जी काम जी, करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इसी किताब को लेकर के मुझे जहां तक पता है कि उस समय जब कलकत्ता के लोगों को दिया गया जो थोड़े से गूढ़ समझते हैं साहित्य को, तो शायद उन्होंने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन नहीं दिया था कलिकता को, जितना मुझे याद है। जी ऐसा हुआ था। और मतलब बल्कि परमानंद जी श्रीवास्तव आए थे गोरखपुर से, मेरा उनसे जी परिचय हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, रघुवीर साहब पर उन्होंने लेक्चर दिया था। जी तो मैंने फिर उनको उपन्यास भेज दिया था गोरखपुर पढ़ने के लिए, और मैं बड़ी हतोत्साहित थी कि क्या करूं इस उपन्यास का, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसको फिर से नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने लिखा भी था तो एक जुनून की तरह से। तो फिर मैंने उनको फोन किया सुबह सुबह 5 बजे, और जी उन्होंने मुझे ये कहा कि ये अनगढ़ है या जैसा भी है, इसको हाथ मत लगाना। तो ये देखिए कि मतलब कि ऐसे ही एक मतलब कोई बात कहने वाला आपको मिल जाए, तो मतलब आप सोचिए कि आपकी हिम्मत होती है कि हाँ, हम किताब को छपने के लिए भेज सकते हैं। और मैंने तो किताब को बांध करके उसको भेज दी प्रकाशक को, आधार प्रकाशन को, और मुझे लगा कि अब चाहे जो भी हो। नहीं नहीं, तो ये ये हैट्स ऑफ टू मतलब यू। जी नहीं, यही कन्विक्शन चाहिए, अपने पे विश्वास जिसको बोलते हैं, ये जरूरी है बाकी चीजों से ज्यादा। और अंतिम प्रश्न जाने से पहले मैम, मृत्युंजय जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मृत्युंजय कुमार सिंह जो नीलांबर के जी। संरक्षक भी हैं, उसको रख रहा हूं मैं। वो पूछ रहे हैं, अलका जी आपको नहीं लगता कि आजकल आलोचना के नाम पर या तो ठाकुर सुहाती सामने आती है या फिर बिल्कुल ही कट्टर विरोध का स्वर? देखिए मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि मतलब कि आलोचक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जी सच बोले। देखिए हम सब जानते हैं कि नामवर जी के लिए भी हम इस तरह की बातें हमेशा सुनते आए कि वो हर किसी को प्रेमचंद का वारिस या मुक्तिबोध के बाद का कवि घोषित कर देते थे। तो मतलब कि मैंने तो इनफैक्ट नामवर जी को एक बार ये किताब समर्पित करते हुए लिख करके भी दिया था कि मतलब कि आप इतना सच बोल सकें। तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब कि आलोचक के ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी है कि मतलब कि वो क्या किसी रचना को किसी और एजेंडा से नहीं न देखें। बिल्कुल। तो ये पर हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें आप देखिए कि ये सारी बातें इतनी अधिक जरूरी होती जा रही है ना, कि मैंने आप अ, जिसको मतलब अब क्या कहेंगे कि मतलब कि आप एक तरह का एक सर्कल बना करके, एक वृत्त बना करके उसमें चीजों को प्रमोट करते हैं या डिमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब कि सच बोलने की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। और कम से कम मेरे साथ ऐसा रहा है कि अगर किसी ने मेरी रचना की अगर बहुत ही निंदा की है, तो मैं ये भरोसा रखना चाहती हूँ कि उसका कोई और एजेंडा नहीं रहा है, उसको सचमुच पसंद नहीं आई होगी, तो इसलिए उसने ऐसा कहा, ये मैं मान लेना चाहती हूँ। सही बोल रही हैं हम। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त हो गया, फिर भी चूंकि लोग काफी सारे जुड़े हुए हैं तो उनका सम्मान करते हुए आपका जी। आपकी जो आने वाली उपन्यास है कुलभूषण का नाम दर्ज की, कुलभूषण। कुलभूषण जी, तो प्रश्न यही है कि कुलभूषण का नाम क्यों दर्ज किया जाना चाहिए? ये तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा वैसे विस्तार मैं दीजिए। सिर्फ इतना बताना चाहूंगी। जी 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 जी, ये कुलभूषण जो है ना, जी ये एक 1.5 चप्पल पहन करके आपके कलकत्ता शहर में घूमता हुआ एक पात्र है। लंबा है, दुबला पतला है, काला है, जी उजड़ा हुआ है 50 सालों से। और इसने जो पहले पूर्व पाकिस्तान बना, यानी कि पूर्व बंगाल, पहले पूर्व पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, और वहां का ये उजड़ा हुआ शख्स है और आज भी गलियों में घूम रहा है। इसने अपना नाम छोड़ दिया, इसने अपना नाम रख लिया गोपाल चंद्र दास। इसने अच्छा। अपनी जाति, कुल, गोत्र सब कुछ छोड़ दिया। तो ये जो विस्थापन है, कितने लेवल्स पर विस्थापन है। यानी कि सिर्फ एक देश से नहीं, एक परिवार और समाज से नहीं, बल्कि अपने अपने एक नाम, कुल, गोत्र से भी जो उसका विस्थापन है।
इस विस्थापन की कथा ये कहता है, और फिर भी वो कहता है कि मेरा नाम आप कुलभूषण जैन नाम दर्ज कीजिएगा। पत्रकार को जो हिस्सा शायद आपने जी जी पाठकों को सुनाया भी, जी दर्शकों को जी दिखाया भी। जी तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो एक यात्रा है, जो ये एक इस संसार में आज भी बहुत सारे विस्थापन हो रहे हैं, और ये सारे विस्थापित होते लोग किस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं और किस तरह का जीवन जीते हैं, और उसके पास एक भूलने का बटन है, इसके बिना शायद वो जी नहीं पाता। तो ये सारी जो कथा है, ये बिल्कुल मतलब ये मांग करते, इसकी जो इस मांग में उसकी जो एक गुजारिश है कि आप कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, इसमें कहीं मतलब वो एक जो स्वर है वो बताने के लिए आपको नाम दर्ज करना चाहिए। इसको क्या मैं ऐसा समझूं, ये प्रश्न नहीं है, मेरी प्रतिक्रिया है कि कलिकता में भी विस्थापन था मैम, उसका इंटेंशन कुछ और था, युग कोई और था जी। और वहां पे भी 3 लेयर्स में विस्थापन हुआ था, और फिर आप विस्थापन पे आई हैं, तो पढ़ने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, बट थोड़ी सी प्लेटफॉर्म जो है समानता दिख रही है। जी नहीं, दोनों में अंतर ये है कि देखिए, जो मारवाड़ी लोग विस्थापित हुए थे वो अपनी इच्छा से आए थे, यानी कि धन कमाने के लिए। जी लेकिन ये जो विस्थापन है, ये तो मतलब एक उठा करके फेंका जाना है, जो मतलब आज भी बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं। और भी मैंने इधर में की बातचीत में कई बार कहा कि वो जो एक बच्चे का चित्र है ना, जो समुद्र के तट पर उल्टा मरा हुआ पड़ा है, पैंट शर्ट पहने हुए, हाँ, जो सीरिया के रेफ्यूजीज आ रहे हैं। तो ये जो सारा ये जो विस्थापन है, जो आप चाहते नहीं है विस्थापित होना, आप किसी इच्छा से किसी फायदे के लिए आप विस्थापित नहीं हुए, तो उस विस्थापन और इस विस्थापन में एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, अब अंत के हो जा रहे हैं, कितने पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा, ने काफी अच्छा फ्रेम वहां पे किया, मुझे याद आ गया इसलिए मैं रिपीट कर दिया। एक लास्ट अंतिम प्रश्न ले रहे हैं मैम, टाइम हो रहा है। अनिल अनहतु, ये धनबाद में रहते हैं, कवि हैं। इनका प्रश्न है आपसे कि उपन्यास लेखन में कितनी कल्पना और कितना यथार्थ होता है? क्या उपन्यास में यथार्थ का यथारूप प्रस्तुत करना संभव होता है? देखिए, यथार्थ तो होता है, यथार्थ तो होता है, कम से कम मेरे लिखे हुए में तो यथार्थ है ही, आप देख ही सकते हैं। जी जी। यानी कि निर्मल वर्मा एक रात का रिपोर्टर या अंतिम अरण्य में जिस तरह का एक यथार्थ को एक अयथार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मेरी वो शैली नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी रचनाएं हमेशा यथार्थ से जुड़ी होती हैं, किंतु ये जो यथार्थ है, ये बाद में जो कल्पना होती है उसके साथ जो जुड़ती जाती है, तो वो पात्र सिर्फ एक वही पात्र नहीं रह जाता है, वो बहुत सारे पात्रों का एक तरह का सम्मिश्रण होता जाता है, जो कि मतलब आपकी कल्पना से ही संभव है। और वो कल्पना आपको एक ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाती है जो यथार्थ से ज्यादा बड़ा यथार्थ होता जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि यथार्थ और कल्पना और दोनों का घालमेल, और कई बार यथार्थ कल्पना जो है वो यथार्थ से भी ज्यादा बड़ी यथार्थ हो जाती है, ऐसा अक्सर ऐसा लिखने में होता रहता है। मैम, पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा बीत गया आपके साथ, सच बता रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव रहा। मैं क्या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मैं भी आपको ये कहना चाहूंगी, ये चूंकि कलकत्ता वालों का एक बातचीत थी, तो ये मेरे लिए भी एक तरह की दूसरी तरह की बातचीत रही, और कई बातें जो एक पर्सनल लेवल पर मैं जो फील करती हूँ, बहुत सारी बातें वो भी बोली गई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक और सूचना है सबके लिए है कि अक्टूबर महीने में हम लोग एक और प्रिय कथाकार को लेके आएंगे। संजीव नाम ही काफी है, संजीव जी के आगे ज्यादा बताना मुश्किल होगा, तो संजीव रहेंगे हमारे साथ कथाकार, और साक्षात्कार करेंगी निर्मला तोड़ी। अक्टूबर में 17 तारीख दिनांक। आप सभी का स्वागत है, अगले महीने फिर मिलेंगे आमने सामने में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।